बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक की हम आपसे बात करने वाले चैप्टर 18 में, उसका नाम है एक्सरेज। तो एक्सरेज के मुतालिक सुन लेते हैं कि एक्सरेज क्या है। थोड़ा सा मैं ज़रा इसकी हिस्ट्री भी बताना चाह रहा था। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि 1895 के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिनको हम अपनी ज़बान में तो रोइंजन कहते हैं, वैसे इसको रैनकिन पढ़ते हैं। तो जो रोइंजन साहब थे या रैनकिन साहब थे, इन्होंने 1885 के अंदर वो मशहूर ज़माना जो केमिस्ट्री के अंदर आप एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं कि कैथोड रे ट्यूब का, उसमें होता क्या है कि एक कैथोड से हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं और वो जाके एनोड पे टकराते हैं। तो वो जो एनोड उसने रखा हुआ था ना, वो था फ्लोरेसेंट मटीरियल का। तो फ्लोरेसेंट मटीरियल को पता है जिस पे चार्ज पार्टिकल जब जाके स्ट्राइक करते हैं तो वो क्या करता है, ग्लो करता है। तो उसने उस पूरी ट्यूब को क्या कर दिया, किसी पेपर से ना कवर कर दिया ताकि उसमें से निकलने वाली रोशनी बाहर ना आए। ओके, वो जो फ्लोरेसेंट मटेरियल से जब इलेक्ट्रॉन टकरा रहे थे तो वो जो मटेरियल चमक रहा था तो उसकी रोशनी बाहर ना आए, उसे कवर कर दिया। अब उसे कवर तो कर दिया, बट बाहर एक और फ्लोरेसेंट स्क्रीन रखी हुई थी। वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन ग्लो कर रही थी। अब उसने ये कंक्लूड किया कि कोई रेज, अब इसको कवर करने के बावजूद इसमें से कोई रेज निकल के फ्लोरेसेंट मटेरियल के ऊपर जाके स्ट्राइक कर रही है और वो ग्लो कर रही है। अब वो रेज इंसान की आंख को नजर भी नहीं आ रही। तो चूंकि उसको उस रेज का नाम समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसका क्या नाम रखूं, बल्कि उसको पता ही नहीं था कि ये कौन सी रेज है, तो उसने उसका नाम रख दिया एक्स रेज, नामालूम रेज। अच्छा, अब चूंकि वही बात है कि जब किसी चीज का एक नाम पड़ जाता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप उसको चेंज कर सकें। फिर वो जो नाम होता है उसी नाम से वो चलता रहता है। तो बाद में हमें पता चल गया कि जनाब अली एक्स-रेज क्या है, और उसको हमने ये रोइंजन रेस का भी नाम दिया हमने उसको। बट आप जानते हैं कि एक डॉक्टर, चाहे वो कितना ही एक्सपीरियंस पढ़ा लिखा डॉक्टर होता है, लेकिन वो इसको बहरहाल एक्स-रेज कहता है क्योंकि इसका नाम पड़ चुका है। सो एक्स-रेज बेसिकली क्या है, अगर चैप्टर नंबर 16 में आपने देखा है तो मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाया था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमारी आंख जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देख सकती हैं, उससे मैंने कहा था कि वो थी हमारे पास विजिबल लाइट थी। और विजिबल लाइट से ज़्यादा जो हमारे पास एनर्जी है जो हमारी आंख नहीं देख सकती, उसे मैंने कहा था अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट से ज़्यादा एनर्जी जो है जो हमारी आंख नहीं देख सकती, उसे हमने कहा था एक्स-रेज, और उससे ज़्यादा वाली को हम लोगों ने गैमा रेस का नाम दिया था। ठीक है, सो दिस इज द एक्स-रेज। ये है वो एक्स-रेज जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो वी नो कि आज हम जानते हैं कि एक्स-रेज क्या है। हम क्या बोलेंगे, एक्स-रेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि हम अगर इस तरीके से मूव करते हैं सो वेव लेंथ हमारे पास क्या करती है, डिक्रीज करती है। और इस तरीके से जो हमारे पास एनर्जी है, या जिसको या हम कह सकते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी फ्रीक्वेंसी अब एक ही बात है। एनर्जी या फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या करती है, इंक्रीज करती है। सो वी से कि एक्स-रेज क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या रेज हैं जिनकी एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेज से ज्यादा है और गैमा से कम है। या हम ये कह सकते हैं कि जिनकी वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट से कम होती है लेकिन गैमा से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो क्या कोई शार्प किस्म की लाइन है कि बजन ये वाली वैल्यू खत्म हो गई अल्ट्रावायलेट की और यहां से एक्स-रेज शुरू हुई? तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई शार्प लाइन नहीं है। यानी एक रीजन जो है हमारे पास जिसमें, जिस तरह आपने देखा होगा ना कि किसी जगह पर कलर है तो ग्रीन कलर कहाँ खत्म हो रहा है और येलो कहाँ शुरू हो रहा है, बाजू का बड़ा मिक्सअप कलर हो रहे होते हैं। तो इसी तरीके से कोई हमारे पास मार्जिन लाइन नहीं है कि भाई ये वैल्यू हमारे पास अल्ट्रावायलेट की और अब एग्जैक्टली यहाँ पे अल्ट्रावायलेट खत्म हो गई, एक्स-रेज शुरू हो गई। सो एक रीजन है हमारे पास, ये रीजन को हम क्या बोलते हैं, एक्स-रेज कहते हैं। तो ये जो एक्स-रेज है ना, याद रखिएगा, इनकी अगर हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो वो मुझे ऐसे कहना चाहिए, वो तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनकी वेवलेंथ 0.1 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक होती है, जिनकी वेवलेंथ 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक होती है, मैं उन तमाम वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या बोलूंगा, एक्स-रेज कहूंगा। या अगर इन टर्म ऑफ मैं एनर्जी बात कर रहा हूं तो मैं कहूंगा कि जिनकी एनर्जी 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होगी, इस एनर्जी से इस एनर्जी तक होगी, तो उन तमाम को भी हम कौन सी वेव्स का नाम देते हैं, कौन सी रेस का नाम देते हैं, एक्स-रेज हम उन्हें कहते हैं। मेरा ख्याल है यहां तक बात समझ में आ रही होगी। अब एक्स-रेज जो हैं वो हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, एक्स-रेज किस तरह प्रोड्यूस होती हैं, इस लिहाज से एक्स-रेज की आप दो टाइप्स बना सकते हैं जो मैं समझता हूं।
वो तो यानी इसकी क्या कहना चाहिए, प्रोडक्शन के हिसाब से। वैसे तो हम आमतौर पे यही कहते हैं कि एक्सरेज इसी तरह प्रोड्यूस होती है जिस तरह रैनकिन साहब ने किया कि ये मेरे पास कैथोड है, ये एनोड है। इसको मैं कैथोड क्यों कह रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसको मैंने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया है। जिस चीज़ को हम नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं उसको हम कैथोड कहते हैं, बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव को मैंने जिस प्लेट से कनेक्ट किया उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड कहते हैं। ये मैंने डॉटेड लाइन इसलिए बनाई हुई है कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये एनोड और कैथोड ये सारे के सारे एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर बंद हैं, यानी यहां पर कोई एयर मौजूद नहीं है। अच्छा, कैथोड को हमने मामूली से वोल्टेजेस दिए हुए हैं, तकरीबन कोई 10 वोल्ट से हमारे पास। इन 10 वोल्ट से ये जो फिलामेंट है, जिस तरह बल्ब के अंदर होता है ना फिलामेंट, वो पीले रंग की रोशनी देने वाले बल्ब के अंदर जो वायर होती थी जिसको हम फिलामेंट कहते थे, तो ये वो फिलामेंट है हमारे पास। ये फिलामेंट जो होता है ना, ये गर्म हो जाता है, तो गर्म होता है तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये थर्मियोनिक इमिशन है, यानी गर्म होकर इमिशन कर रहे हैं किसके, इलेक्ट्रॉन की। सो ये जो 10 वोल्ट हैं दे आर जस्ट प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो प्रोड्यूस हो गए, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रॉन को अब हमने स्पीड से ले जाके स्ट्राइक करवाना है किस पे, इस मेटल प्लेट पे। तो इसके लिए हमने इसको यानी इस कैथोड टू एनोड को हमने बहुत ज्यादा वोल्टेजेस से कनेक्ट किया हुआ है। आमतौर पर ये वोल्टेजेस तो बुक के अंदर हम देखें तो वो 20,000 वोल्ट्स कह रहा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली जो हॉस्पिटल्स के अंदर मशीन्स होती हैं वो 40,000 वोल्ट्स तक भी जाती हैं, डिपेंड अपॉन कि किस एनर्जी की हम एक्स रेज प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ओके, सो ये यहां से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे और इलेक्ट्रॉन यहां जाकर क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। सो ये हमारे पास कैथोड कहलाता है जिससे स्ट्राइक करते हैं। ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास एनोड कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन जाके जब स्ट्राइक करेंगे तो अच्छा, इस एनोड को ये टिल्ट क्यों किया हुआ है, ये हमने कोई तकरीबन 45 डिग्री के एंगल पर रखा होता है। इसलिए क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन इसे टकराएं तो इससे जो रेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो बिल्कुल इस तरीके से नीचे आए, और यहां पर समझ लें कि हमारे पास पेशेंट होता है जो नीचे हमने या जिस भी चीज का एक्सरे कर रहे हैं वो यहां पर मौजूद है जिसके ऊपर एक्सरे फॉल करेगी। तो ये 45 डिग्री है। बहरहाल मेरा ख्याल है इंटरमीडिएट में इसमें कुछ लेना देना नहीं है। बाकी इंटरमीडिएट में आप देखेंगे तो यहां पर एक इस तरीके से लाइन भी बनाई होती है, इसको हम फोकसिंग कप कहते हैं। फोकसिंग कप यानी ये फोकस करता है इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन एक बीम बनाकर यहां पे स्ट्राइक करते हैं। सो अब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्राइक कर रहे हैं और क्या प्रोड्यूस हो रही हैं, एक्स रेस प्रोड्यूस हो रही है हमारे पास। तो ये फिनोमिना एग्जैक्टली इनवर्स है किसके, जो कि हमने चैप्टर नंबर 17 पढ़ा था जिसको हमने कहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो एक्स रेस को अगर मैं कोई दूसरा नाम देना चाहूं तो मैं इसे कहूंगा कि दिस इज द इनवर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या ख्याल है आपका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आपने पढ़ा हो तो आपको याद होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता यह था कि रेस टकराती थी, इलेक्ट्रॉन निकलते थे। इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं, रेस निकल रही हैं, बिल्कुल उसका इनवर्स है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कह सकते हो एक्सरे का इनवर्स, और एक्सरे को कह सकते हो इनवर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मेरा ख्याल है ये बात भी समझ में आ रही होगी, बाजू का एमसीक्यू के अंदर भी ये बात पूछ लेता है। अच्छा, अब ये वाली जो मैंने एक्सरेज आपसे डिस्कस की हैं किस तरह प्रोड्यूस हो रही हैं, मेरा ख्याल है सिंपल सा प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताया कि आपने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना है, फिर उन इलेक्ट्रॉन को बहुत हाई वोल्टेजेस से एक्सेलरेट करना है, बड़ी स्पीड से जाके जब वो टकराएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, स्लो डाउन होंगे और उनकी एनर्जी कहां जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज। मतलब जो इमिट होने वाली एनर्जी है अगर उसकी वेवलेंथ ये है, एनर्जी इस रेंज में है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, उनको मैं एक्स रेज कहूंगा। ये मेरी बात समझ में आ रही है। सो वो हमारे पास एक्स रेज क्या हो गई, प्रोड्यूस हो गई। ये जो प्रोड्यूस होने वाली एक्स रेज हैं इन्हें हम कहते हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द एक्स रे जिसे हम कहते हैं ब्रेम्स स्ट्रॉलिंग एक्स रेज। अच्छा, ये ब्रेम्स स्ट्रॉलिंग क्या है, ब्रेम्स स्ट्रॉलिंग ये जर्मन जबान का वर्ड है। ब्रेम्स स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग रेडिएशन, रेडिएशन का टूटना। ओके, सो ब्रेकिंग रेडिएशन, तो रेडिएशन क्या टूट रही है, कैसे टूट रही है भाई रेडिएशन। कहने का मतलब यह है, देखो बहुत सारे लोग हैं और वो दौड़ रहे हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग तेज दौड़ते हैं, कुछ लोग आहिस्ता दौड़ते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आपने उन तमाम लोगों को क्या करना है, रोकना है। तो जब आप उन तमाम लोगों को रोक रहे हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन जब यहां आके स्ट्राइक करेंगे, तो जब ये स्ट्राइक करेंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन टकराते साथ एकदम रुक जाएगा, ठीक है। तो अगर एक बंदा टकराते साथ एकदम रुक जाए तो वो अपनी सारी की सारी एनर्जी एक साथ लूज कर देता है। एक बंदा वो है कि जो कि रुकते 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 रुके आहिस्ता आहिस्ता रुकेगा ना, यानी वो मेटल प्लेट से टकराया और उसकी सरफेस पे कुछ एनर्जी जाए की, लेकिन अभी तक उसकी स्पीड बिल्कुल खत्म नहीं हुई, तो वो थोड़ा अंदर पेनिट्रेट करेगा और उसकी स्पीड स्लो डाउन होगी
और वो जो स्लो डाउन स्पीड होगी, जो एनर्जी है वो रेडिएट करेगा, फिर थोड़ा सा और आगे जाएगा, फिर और स्लो डाउन होगा, तो वो टुकड़ों में स्लो डाउन हो रहा होगा। तो इसलिए हम कहते हैं ब्रेकिंग रेडिएशन, रेडिएशन टूट टूट के टुकड़ों की फॉर्म में हमें मिलती है। इसलिए ये जो हमें एक्सरेज मिल रही होती हैं ये किसी एक फिक्स वैल्यू की नहीं होती, बल्कि इसमें बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। इसलिए जो ब्रैमस्ट्रॉलिंग एक्सरेज हैं इनको हम लोग कंटिन्यूअस एक्सरेज भी कहते हैं। मतलब इट कॉन्टेन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द एक्सरेज, डिफरेंट एनर्जी वैल्यूज ऑफ द एक्सरेज। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वाई डिफरेंट मैंने समझा दिया कि टकराया और एकदम रुक जाए तो वो एक ही वैल्यू का इमिट करेगा और मैक्सिमम एनर्जी होगी। टकराते साथ ही रुका ना, एकदम रुका तो एक साथ ही सारी एनर्जी लूज कर दी। ऐसे ही जैसे आप शॉपिंग करने जा रहे हैं और आपने पहली ही दुकान के ऊपर 5,000 रुपए आपके पास थे वो सारे खर्च कर दिए, और ये भी हो सकता है आपने एक दुकान के ऊपर 500 खर्च किए, दूसरी दुकान के ऊपर आपने 1000 खर्च किए, तीसरी दुकान के ऊपर फिर आपने कोई 600-700 रुपए खर्च किए, तो आप टुकड़ों में अपनी एनर्जी को क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं। सो यू विल हैव दी ऑल द वैल्यूज ऑफ द एनर्जी, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कंटिन्यूअस एक्सरे, ये जिसको हम ब्रैमस्ट्रॉलिंग एक्सरे कहते हैं। सो ब्रैमस्ट्रॉलिंग एक्सरे में ये जो प्रोड्यूस होने वाली एक्सरे हैं, क्या इनका ताल्लुक इस टारगेट मटेरियल से जिससे आगे टकरा रहे? द आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होने के बाद मैं उनको क्या करवा रहा हूं, एक्सेलरेट करवा रहा हूं। तो चूंकि मैं उनको एक्सेलरेट करवा रहा हूं तो ये है एक्सेलरेटिंग वोल्टेजेस, ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस है। सो एक्सरेज की एनर्जी का ताल्लुक किसके साथ है? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस के साथ है। तो ये बात बहुत अच्छी तरीके याद रखिएगा कि जो हमारे पास एनर्जी ऑफ कौन सी, ये ब्रैमस्ट्रॉलिंग या कंटिन्यूअस एक्सरे, इसकी बात कर रहा हूं मैं। इसको लिख देता हूं, ब्रैमस्ट्रॉलिंग, एनर्जी ऑफ ब्रैमस्ट्रॉलिंग एक्सरेज किस पे डिपेंड करती हैं? डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ठीक है, मेरा ख्याल ये बात याद समझ में आ रही है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। और ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा है? ये वाला है। तो क्या ये टारगेट मटेरियल पे डिपेंड कर रही है? तो मैं लिखूंगा कि नो, सो नॉट डिपेंड्स अपॉन टारगेट मटेरियल। टारगेट मटेरियल का मतलब है कि इसको हम टारगेट मटेरियल हमारे पास क्या है, बेसिकली एनोड है। तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि एनोड के मटेरियल के ऊपर डिपेंड्स नहीं कर रहा। तो ये जो हमारे पास टाइप है, दिस इज कॉल्ड ब्रैमस्ट्रॉलिंग। मेरे ख्याल समझ में आ गया, इसमें मैंने सारी बातें कर ली हैं। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का एक तरीका जो हमारी किताब के अंदर दिया हुआ है, वो उसने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से भी दिया हुआ है और एक क्वांटम थ्योरी से भी दिया हुआ है। तो मैं वो भी समझा देता हूँ वो क्या है। मैंने तो आपको बताया ना, इलेक्ट्रॉन टकराता है और वो क्या कर रहा होता है, रुक रहा होता है। सो इसके रुकने की जो मिसाल है मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूं। देखिए, होता कुछ इस तरीके से है कि हमने ये कहा कि ये है एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं कि दिस इज इलेक्ट्रॉन, जिसको हमारी किताब वाला ई के ऊपर नेगेटिव बनाया था। ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन फर्ज करें कि जनाब अली इस तरीके से सीधा जाना चाह रहा था, लेकिन यहां पे था हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज ने इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या किया? अट्रैक्ट किया। तो ये इलेक्ट्रॉन यूं सीधा नहीं जाएगा, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन यूं करके क्या हो जाएगा? डेविएट हो जाएगा। जब ये डेविएट होगा तो ये क्या हो रहा है? ये डीसेलरेट हो रहा है। इसकी जो एनर्जी है या इसकी जो स्पीड है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। तो जब ये डीसेलरेट होगा, इसकी एनर्जी कम होगी, तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो ये क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। यानी अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज की और अपनी स्पीड क्या कर ली? स्लो डाउन कर ली। तो ये रहा वो इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर इसकी एनर्जी को अगर मैं कह दूं ई नॉट, तो मैं ई नॉट को लिख देता हूं कि दिस इज हायर एनर्जी। ठीक है, ई नॉट से सिर्फ मेरे कहने का मतलब है हायर एनर्जी है। और यहां पे जो इसकी एनर्जी है इसको मैं लिख देता हूं ई, और ई का मतलब मैं लिख देता हूं कि दिस इज लो एनर्जी, कि एनर्जी क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। तो अगर मैं ज्यादा में से कम को माइनस करूं, यानी ई नॉट में से माइनस करूं ई को, तो यानी फर्ज करो अगर यहां पर मैं एक मिसाल देना चाह रहा हूं, 10 जूल एनर्जी हो और यहां पर एनर्जी हो जाए मेरे पास कितनी? 7 जूल। तो 10 में से 7 माइनस किया तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 3 जूल। तो ये जो इमिट होने वाला एक्सरे फोटोन होगा, एक्सरे फोटोन, तो ये जो एक्सरे होगा इसकी एनर्जी मेरे पास 3 जूल होगी। यानी ज्यादा एनर्जी में से कम एनर्जी को माइनस करो, ये होगा। और आप जानते हैं चैप्टर 17 पढ़ा है कि एनर्जी, यानी इसको अगर मैं डेल्टा ई लिख दूं, तो डेल्टा ई एनर्जी को हम लोगों ने जो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ है एच न्यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्या ख्याल है? तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है या ये जो एनर्जी है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टारगेट मटेरियल, बट इट डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के ऊपर, जो यहां से बात थी।
मेरा ख्याल है ये बात समझ में आ रही होगी। अब न्यूक्लियस को उसने क्या लिखा हुआ है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो किसी भी न्यूक्लियस का एक होता है ना एटॉमिक नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं Z, और उसमें जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन के चार्ज को हम आमतौर पे E से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आप किताब में देखेंगे उसने इस तरह लिखा होगा ZE, तो ZE इज द न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन है। ये मेरा ख्याल है बात समझ में आ रही होगी। अब इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, आप देखिएगा बुक में ये बताया हुआ है। उसने कहा एक एटम है और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो कि बहुत तेजी से मूव करता हुआ उसके पास आया। ओके, फिर क्या हुआ जनाब अली, वो एटम तो अपनी जगह पर उसी तरीके से मौजूद रहा, जबकि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गया, स्लो हो गया। तो वो जो इलेक्ट्रॉन स्लो हुआ वो क्यों हुआ, वो इसलिए स्लो हुआ कि उसने अपनी कुछ एनर्जी क्या कर दी, रिलीज कर दी। ये एनर्जी जो रिलीज की है प्लस h न्यू करके किताब वाले ने लिखा हुआ है। तो मेरा ख्याल है ये इक्वेशन भी अब समझ में आ गई होगी क्या है। सो दिस इज ऑल दी स्टोरी ऑफ ब्रैमस्ट्रॉलिंग या कंटिन्यूस एक्सरे। कंटिन्यूस क्यों है, ब्रैमस्ट्रॉलिंग का मतलब ब्रेकिंग रेडिएशन क्यों है, आई बिलीव सो कि ये सारी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये 2 पॉइंट बहुत अहम है एमसीक्यूज के हवाले से, और बाकी मैं इसकी डिटेल में इसलिए नहीं गया कि वो डॉक्टर्स के लिए मैं जो लेक्चर अपलोड करूंगा वो वहां पर मैं बहुत ज़्यादा तफसील में एक्सरेज की जाऊंगा। अब दूसरी एक हमारे पास एक्सरे की टाइप है जिसको हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक एक्सरे, और वो करेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या है अब मैंने आपको वो समझानी है, ठीक है।